देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए आप सबों के बीच में माफ कीजिएगा उपस्थित हुए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि हेमंत सोरेन जी आज तक पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलते थे। उनके पार्टी के नेता और वो खुद कहते थे कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। उनको एक फर्जी मामले में सजा दी गई है या उनको जेल के भीतर रखा गया। सजा तो हुई नहीं अभी। और इस पूरे प्रकरण को हाल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स थे, उन्होंने एक्सपोज कर दिया। पहले हम शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। साहिबगंज के नींबू पहाड़ के मामले में जिस समय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आरोप था कि हजारों करोड़ के नींबू पहाड़ में अवैध खनन करके पत्थर को तोड़कर दूसरे राज्यों में भेज दिया गया। तो इसके खिलाफ ये जो आदेश था, इसको उच्च न्यायालय के आदेश को राज्य सरकार को सामान्य तौर पर पालन कराना चाहिए था। लेकिन देखिए किस तरीके से पूरी की पूरी मशीनरी मिली हुई थी कि हाई कोर्ट के नींबू पहाड़ पर सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए और वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की जो खंडपीठ थी, उसके एक विद्वान न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के जो माफ कीजिएगा राज्य सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वकील थे, उनसे जानना चाहा कि साहब आप इतने नर्वस क्यों हैं अगर सीबीआई जांच हो जाएगी तो? अगर इसमें कोई गलत नहीं है तो गलत नहीं निकलेगा, लेकिन अगर गलत हुआ तो वो सामने तो आए। तो आप इसका इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार सीबीआई जांच का पूरे समय तक विरोध करती रही। उस विरोध को नजरअंदाज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम आदेश सुनाया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच चलती रही। अब इसी से जुड़ा अब झारखंड की ओर लौटते हैं। ये भी हालांकि झारखंड का ही मैटर था। एक केस था, हमारे तारीख जी से अनुरोध करूंगा इसे पकड़ने। देखिए, ये केस था 68/2024 WPCR। ये हाई कोर्ट में इस केस को लेकर हेमंत सोरेन गए थे और उन्होंने बहुत सारी उसमें बातें लिखी थी और अपने अरेस्टिंग को चैलेंज किया था। देखिए, हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैं ना तो हेमंत सोरेन के वकील की दलील बोल रहा हूँ, ना ईडी के वकील की दलील बोल रहा हूँ। जो हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, वो पहला ऑब्जर्वेशन था कि एक हारते हुए मुवक्किल की तरह एक अंतिम एफर्ट में जो पिटिशनर है यानी हेमंत सोरेन, वो राजनीतिक बदले की बात कह रही है, जिसे हम खारिज करते हैं। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि हेमंत सोरेन जी ने जो कुछ भी राजनीतिक बदले की बात कही है, वो एक हारते हुए लिटिगेंट, जिसे लगता है मेरे पास कोई उपाय नहीं है, जो पिटिशनर के पास लगता है कि अब शायद किसी उपाय पर हम बच सके, उसका उन्होंने सहारा लिया। उच्च न्यायालय ने इसे पूरे तरीके से खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय यही नहीं रुकी और देखिए, इस जजमेंट में इन्होंने एक बहुत तल्ख टिप्पणी की है। सदर थाने में जमीन घोटाले को लेकर एक मामला दर्ज हुआ था। मैं ये पहले तो आपको सदर थाने का एफआईआर दिखा देता हूँ कि जो जमीन घोटाले में एफआईआर दर्ज हुआ था, वो ये एफआईआर था। अब मैं आपको इसको ब्लो अप करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के सरकार में रिकॉर्डों से छेड़छाड़ हुई थी और हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा था। देखिए, अगर आप इसको नजदीक से देखने की कोशिश करेंगे, मैंने ब्लो अप किया है। 120B सेक्शन जो लगाया गया था, उसे काटा गया है और 120B को काट कर पेन से हटाने की कोशिश की गई है। और आपको पता है ना मित्रों की 120B वहीं लगता है जहां पर षड्यंत्र की आशंका होती है। ये केस दर्ज किया गया था जो कर्मचारी थे, जो सीईओ थे, इनके खिलाफ। लेकिन 120B यानी षड्यंत्र की कॉन्स्पिरेसी जो लगा था पहले धारा, उसके जद में हेमंत सोरेन भी आ रहे थे। तो हाईकोर्ट ने इस पर बड़ी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि सदर थाने में जो दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई है, मुख्यमंत्री उस समय हेमंत सोरेन थे, तो ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त करने लायक चीज नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस जजमेंट को आए हुए 3 दिन हो गए, आज तीसरा दिन है। तो अभी तक पुलिस ने जो सदर थाने की जिस अधिकारी ने इस 120B को काटकर षड्यंत्र के एंगल से
हेमंत सोरेन जी को बचाने की कोशिश की थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हम सबों ने सुना था, उसी में हाईकोर्ट के जजमेंट को कोट कर रहा हूं, हम सबों ने सुना था कि हेमंत सोरेन के घर में ईडी ने 36 लाख रुपए बरामद किए थे। इस पे कैसे विरोधाभासी बयान था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेएमएम के प्रवक्ता ने कहा कि ये 36 लाख रुपए ईडी ने प्लान करा है। बाद में हेमंत सोरेन ने ओन अप करके कहा कि साहब ये मेरे पैसे हैं, ये उन्होंने अपनी याचिका में किया जो हाईकोर्ट में दाखिल किया था, और कहीं से मैंने अपने पॉलिटिकल पार्टी से लोन लिया था अपने माता पिता का इलाज के लिए। अब देखिए हाई कोर्ट ने इस 36 लाख की रिकवरी और हेमंत सोरेन की दलीलों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने जो वर्ड यूज किया है कि हेमंत सोरेन ने जो 36 लाख रुपए अपने घर में माता पिता के इलाज के लिए रखने की जो दलील दी वो अनटेनेबल है। अनटेनेबल यानी असमर्थनीय, इसका कोई समर्थन करने लायक दस्तावेज इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। यानी हाईकोर्ट ने भी माना कि ये जो 36 लाख रुपए हेमंत सोरेन के घर में, माफ कीजिएगा, जो बड़ी रकम बरामद हुई थी वो प्रश्न के दायरे में है। और जो 36 लाख का इन्होंने लॉजिक दिया था उसको इन्होंने कहा ये गले से नहीं उतरता, ये असमर्थनीय है। और जाहिर तौर पर ईडी की जांच को इन्होंने जो कहा था, मैंने पहले बताया कि राजनीतिक बदले से ये सारी जांच हो रही है, उसको उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि ईडी ने जितने साक्ष्य जुटाए, अभी के स्टेज में ईडी ने जितने साक्ष्य जुटाए हैं वो प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया ये काफी है इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। और वो जो पिटिशनर है यानी हेमंत सोरेन और उनके सभी घोटाले से जुड़े लिंक को प्रथम दृष्टया ये प्रूव करता है। ये हाईकोर्ट के इनिशियल ऑब्जर्वेशन से, इसमें फाइनल जजमेंट आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ना तो इनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिली, नींबू पहाड़ पर सीबीआई जांच चलती रहेगी, और हाई कोर्ट ने तो जो टिप्पणियां की, और ये सारी टिप्पणियां आज के दिन में लागू है जब तक कि ये हायर इससे कोई सुप्रीम कोर्ट ये नहीं जाते हैं और वहां से कुछ डिफरेंट ऑर्डर आता है। तो आज के दिन में हेमंत सोरेन जी को हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी माना है। दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के लिए 36 लाख रुपए के लिए जो उन्होंने अपनी एक्सक्यूजेस दिए थे उसको खारिज किया, और इसके अतिरिक्त जो राजनीतिक बदले का एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की। प्रवक्ता कहते थे ना साहब इनके कि साहब ये तो आदिवासी थे इसलिए प्रताड़ित किया। उच्च न्यायालय ने इन सारे लॉजिक को खारिज किया और कहा ये एक हारे हुए लिटिगेंट का अंतिम प्रयास के समान प्रतीत होता है। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट्स की हमने आपको बात की। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में अनर्गल आरोप लगाया और तरह तरह की बातें कही। हमें लगता है कि जनता अब अस्तित्वहीन करने जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अगले चुनावों का इंतजार करें, इनका अस्तित्व ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। और जब इस दल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो भ्रष्टाचार और घोटालों में घिरा हुआ है, तो फिर इनकी मान्यता तो बचेगी नहीं। तो मान्यता लॉन्ग रन में किसकी बचती है यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ना आज घपले और घोटाले में गिरी है, और जो जनता का संदेश आ रहा है, फीडबैक आ रहा है, ये अगले चुनाव तक हमें नहीं लगता मैदान में कहीं दिखे। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था उसी पत्र में जो इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि हम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। साहब थोड़ा भी राजनीतिक शर्म अगर होता तो ऐसे बयान नहीं देते। 4.5 वर्षों तक अब सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। बड़े पैमाने पर संथाल परगना में कन्वर्जन किया ईसाई मिशनरियों ने इस सरकार की शय पर। इसके अतिरिक्त इनको ट्रैक रिकॉर्ड एक बार याद दिलाने की जरूरत है। हिंदू फल दुकान लिखा तो जेल कर दिया, मुस्लिम होटल चलता रहा। इसके अतिरिक्त एक आईएएस अधिकारी ने सीना ठोक कर इनके विधायक को कहा था साहब मैं मुस्लिम अधिकारी हूं और हमारे वोट से जीतते हैं। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4.5 वर्ष बीत गए। इन्हीं के सरकार के कार्यकाल में कितने 100 जो सामान्य उच्च विद्यालय थे उनको बिना परमिशन के सरकारी विद्यालय, सामान्य विद्यालय से उर्दू विद्यालय कर दिया गया। जो रविवार की छुट्टी थी उसको बदलकर शुक्रवार कर दिया गया। विधानसभा में नमाज स्थल की तो कोई मांग भी नहीं थी, लेकिन विधान स्थल में बिना मांग का इन्होंने विधानसभा में नमाज स्थल दे दिया। तो तुष्टीकरण और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आजकल लगता है पर्यायवाची शब्द है। इन्होंने जो आरोप लगाया सब एक्सपोज्ड है। जनता इनकी मान्यता स्वतः रद्द करेगी। धन्यवाद।
अब सुप्रीम कोर्ट वो गए हैं, याचिका दाखिल होगी, कब इसकी सुनवाई होगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आता। आज के दिन में हाई कोर्ट के जितने मैंने जजमेंट्स के पॉइंट आपको सुनाए, और वो सारे जजमेंट के पॉइंट्स हाई कोर्ट से मैंने लेकर सुनाए कोई, और ये मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। जब तक सुनवाई नहीं होती, आज के दिन में हाई कोर्ट का ऑर्डर ये लागू है। और आज के दिन में हाई कोर्ट की जितनी टिप्पणियां थी, हमें नहीं जानकारी कि कल ये सूचीबद्ध होने वाला, कल इस पर सुनवाई है और कल क्या होने वाला, लेकिन आज के दिन में उच्च न्यायालय की सारी टिप्पणियां इन पर लागू होती है। एक बार मैं सरसरी निगाह से आपको 4-5 पेज दिखाता हूँ जिसमें ये सारे ऑब्जर्वेशन थे हाई कोर्ट के। तो ये सारी चीजें हैं। आज के दिन में हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, बल्कि एक तरीके से जो ये एक अपना विक्टिम कार्ड खेलते थे ना, उसको भी उच्च न्यायालय ने एक्सपोज कर दिया। धन्यवाद। चलिए, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। आज का बड़ा विषय था कि इस राज्य सरकार का भ्रष्टाचार के साथ चोरी दामन का संबंध, और कोई प्रश्न इससे संबंधित? का नाम ले ये आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, जेएमएम कह रही है, कौन कह रहा है? नहीं, ये आपका सवाल है या जेएमएम का सवाल है या कांग्रेस, किसने किया है? ये आपका सवाल है, तो आप शायद उसी नैरेटिव का शिकार हो गए जो ये बनाने की कोशिश, मेरा जवाब सुने, उसी नैरेटिव का शिकार हो गया। भाई, अगर मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आपको दिखा दूं जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कांग्रेस का मैनिफेस्टो। The Indian National Congress has pioneered reservation for minorities in Kerala, Karnataka, and Andhra Pradesh on basis of their social and economic backwardness. We are committed to adopt this policy at the national level. प्रधानमंत्री जी जो कहा गलत कहा, ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के शब्द हैं कि हम लोग माइनॉरिटीज के लिए सोशियो इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करेंगे और उनके अपने के लिए कानून बनाएंगे। तो ये जो मुस्लिमों के आरक्षण की बात करते हैं, और कर्नाटका में 90 के दशक में तो इन्होंने जो ओबीसी का आरक्षण था उसमें मुसलमानों को सम्मिलित कर दिया। अब आपने इस बात को छेड़ा तो सुने, 2004 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात थी, 2009 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात थी, 2006 में प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संपदा पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का, विशेषकर मुसलमानों का है। 2012 में सेंट्रल कैबिनेट ने कैबिनेट प्रिपेयर किया था माइनॉरिटीज को आरक्षण देने का, और इस बार तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो। धन्यवाद। आज के विषय से जुड़ी क्वेश्चन,